Our next topic is ideal and non-ideal solution. Okay, let us start with ideal solution. Ideal solution. The solution which obey Rolle's law to the over the entire range of concentration is called आइडियल सॉल्यूशन. वैसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे करता हो हर एक रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के लिए, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, तो देखो आइडियल सॉल्यूशन में अगर हम लोग बात करेंगे कि सिंपल अगर डेफिनेशन आता है तो ये लिखोगे द सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन. अब देखो क्या क्या चीज़ है, कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसमें और क्या क्या बातें होंगी. अगर हम एक तो जैसे हमने एक ये पॉइंट कहा, सेकेंड हम लोग कहेंगे इसमें कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम सॉल्यूट का जो एनर्जी है मान लो 5 किलोजूल पर मोल है और सॉल्वेंट का जो एनर्जी है वो हमारा 10 किलोजूल पर मोल है, और अगर हम दोनों को मिक्स कर दिए तो सॉल्यूशन बन गया. सॉल्यूशन का जो एनर्जी होगा वो 15 किलोजूल पर मोल होगा. तो यहाँ पे जो चेंज इन इंथैल्पी है वो ज़ीरो हो गया. क्यों? क्योंकि जब हम सॉल्यूट पे 5 + 10 15 पहले भी अगर हम ऐड करके देखते तो 15 होता, और हम मिक्स करने के बाद भी जब ऐड करके देखें तो 15 किलो जूल हुआ. तो जो चेंज है डेल्टा लगा हुआ है, डेल्टा एच मिक्सिंग जो चेंज है वो ज़ीरो हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि नाइदर हीट इज absorbed nor heat is released. ओके, इसके बाद हम लोग थर्ड इसमें देखते हैं कि हमारा जो है वो डेल्टा भी मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो. इट मीन्स दैट अगर हम लोग सॉल्यूट को ले लिए फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर क्यूब और सॉल्वेंट को हमने ले लिया 50 सेंटीमीटर क्यूब, और जब हम डिज़ोल्व कर दिए दोनों को तो सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन जो है वो हमारा हो जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब. इट मीन्स कि पहले हम ऐसे भी ऐड करके देखते तो 50 + 10 60 सेंटीमीटर क्यूब, और जब हम मिला दिए तब भी हमारा जो है वो टोटल वॉल्यूम हम मेज़र किए तो 60 सेंटीमीटर क्यूब आया. इसका ये मतलब हुआ कि जो चेंज है डेल्टा वी मिक्सिंग चेंज वो हमारा ज़ीरो हो गया. कैसे? पहले भी 60 था, सॉल्यूट सॉल्वेंट का अलग अलग ऐड करके देखे तो, और जब हम सॉल्यूशन बना लिए तब भी हम, कहने का मतलब ये चीज़ है कि जैसे इसको इस तरह से समझिए कि एक हमने ये टेस्ट ट्यूब लिया, ओके, इस पे हमारा 10 सेंटीमीटर क्यूब था, और हमने इस दूसरे जो है वो इसमें हमने जो है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब लिया. अब देखो यहाँ पे हम इसको एक बड़े कंटेनर में रखें, तो जब ये सॉल्यूशन, ये हमारा मान लीजिए जो था ये सॉल्यूट था और ये हमारा जो था वो सॉल्वेंट था, और जब हम मिला दिए इसको तो जो हमारा सॉल्यूशन बना, तो जो सॉल्यूशन है इसका जो वॉल्यूम है वो हमारा हो गया कितना, 60 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो ज़ीरो हो गया. क्यों? क्योंकि हमारा जो है वो इधर से भी देखो तो हमारा 60 सेंटीमीटर क्यूब था और मिलाने के बाद भी 60 सेंटीमीटर क्यूब आया. तो इसके बाद हम लोग इसमें अगर लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं तो एक हम रिएक्शन लिखते हैं AA + BB गिव्स 2AB. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि अगर हम A2 का रिएक्शन B2 के साथ करवा दिए 2AB का फॉर्मेशन हो रहा है. इन दिस केस द इंटरैक्शन बिटवीन AB is similar to that of AA and BB. कि जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के जो प्रोडक्ट का हमारा मॉलिक्यूल्स है इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जैसा ही होगा. कहने का मतलब है कि अगर इधर कोवलेंट बॉन्ड है तो इधर भी कोवलेंट बॉन्ड होगा, इधर आयनिक बॉन्ड है तो इधर भी आयनिक बॉन्ड होगा, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल्स है तो इधर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा.
ओके, तो ये हमारा हो गया आइडियल सॉल्यूशन। इसमें हम लोग क्या देखें कि द सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग वो जीरो होगा। कैसे, तो सोल्यूट को हमने एक एनर्जी ले लिया, सॉल्वेंट का एक ले लिया, सॉल्यूशन का भी उतना ही होगा। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि नाइदर जो है नाइदर हीट इज एब्जॉर्ब नॉर हीट इज रिलीज्ड। इसमें ना ही एनर्जी को ये लूज करेगा, ना ही एनर्जी को गेन करेगा। डेल्टा वी मिक्सिंग में हम लोग देखें कि जो सॉल्यूट लिया 10 सेंटीमीटर क्यूब, सॉल्वेंट लिया 50 सेंटीमीटर क्यूब, जो सॉल्यूशन बना उसका आ गया 60 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स दैट कि इसमें जो वॉल्यूम चेंज है वो जीरो है, जितना पहले था बाद में भी उतना ही है। ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन का हम बात करते हैं, तो ये हमारा ए बी इंट्रैक्शन हो गया, प्रोडक्ट बना ए बी, इसके बीच का जो इंट्रैक्शन होगा वो ऑफकोर्स सिमिलर होगा किसके जैसा, ए और बी के जैसा। लेट अस सी सम एग्जाम्पल कि कैसे हम लोग जो है वो इसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। पहले एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो एग्जाम्पल्स कुछ आप देखो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन का, ऐसे बहुत रेयर है लेकिन फिर भी एग्जाम्पल्स जो है जानना चाहिए। अगर हम लोग n हेप्टेन प्लस n हेक्सेन, देखो नेचर सिमिलर होना चाहिए। एग्जाम्पल आप अपने से भी बना सकते हो, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, ब्रोमोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन, 2-chlorobutan प्लस 2-bromobutan। तो इस तरह से जो है वो हमारा एग्जाम्पल जो है वो हम लोग इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो है वो बतला सकते हैं। जनरली ध्यान यही रखना है कि नेचर सिमिलर होना चाहिए। अगर नेचर सिमिलर होगा तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। ओके, लेट अस सी ग्राफ। ग्राफ इसका हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझना है ग्राफ को। ग्राफ इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर ये ग्राफ आप समझते हो तभी फिर आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ग्राफ के लिए, तो देखो हमने आपको बताया था जस्ट इससे बिफोर वाले पहले वाले लेक्चर में कि जो रोल्स लॉ है वो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू Chi1 और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू Chi2। अब हम यहाँ पे इसी चीज़ को अगर हम मिक्स करें, यहाँ पे देखो ये पार्शियल वेपर प्रेशर था, ये हमारा जो है वो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। अगर हम लोग इसको जो है वो P1 को हम लोग क्या कंसिडर किए थे, पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर P2 को भी कंसिडर किए थे पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, बट समझना है कि पार्शियल वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे देखो क्या है कि हम लोग ये दोनों जो है इस दोनों प्रेशर को ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब है कि एक हमारा केस था जो सॉल्वेंट के लिए था, दूसरा हमारा सोल्यूट के लिए था। अब हम पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को अप्लाई करते हैं। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमारा क्या बोलता है कि जो P टोटल होगा वो P टोटल हमारा किसके बराबर होगा, P1 और P2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो कि P टोटल जो है वो P1 और P2 के बराबर है। इसका मतलब P1 के जगह में हम वी कैन पुट दैट P1 नॉट इंटू x1 और P2 के जगह में पुट कर सकते हैं P2 नॉट इंटू x2। अब देखो यहाँ पे कि अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो हमने पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं हम लोग कि मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2 Chi1 प्लस Chi2 1 के बराबर होता है। तो Chi1 के जगह में 1 माइनस Chi2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप कि ये P1 हमने लिखा और 1 माइनस Chi2 लिख दिया प्लस P2 नॉट इंटू Chi2। अब Chi2 वाले टर्म्स को हम लोग एक तरफ करेंगे क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लाने का कोशिश करेंगे। तो P1 नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया P1 इंटू Chi2 प्लस ये जो हो गया हमारा P2 नॉट इंटू Chi2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों के केस में Chi2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने Chi2 को कॉमन ले लिया। तो ये पॉजिटिव साइन था, इसको पहले लिख देंगे P2 नॉट, अब माइनस क्या हो जाएगा P1 नॉट, और प्लस क्या बच जाएगा P1 नॉट। देखो कितना सुंदर सा इक्वेशन आया हमारा। किसका इक्वेशन हो गया ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन का इक्वेशन विथ रिलेटेड टू द रोल्स लॉ। Pt इज इक्वल टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2 प्लस P1 नॉट। अब ये देखो कितना सुंदर सा इक्वेशन बना। इस इक्वेशन का क्या यूज होगा, न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज होगा।
और हम केवल इतना हमको पता है तो हम एग्जाम में जो है उस फॉर्मूला को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। और ये देखो हमारा जो इक्वेशन बना है वो पी टोटल के लिए है। तो इससे हम लोग जब कभी भी आपके क्वेश्चन में जो है वो प्योर स्टेट पे कंपोनेंट वन मतलब सॉल्वेंट जो है, जनरली हम लोग कंपोनेंट वन सॉल्वेंट को लेंगे और जो है कंपोनेंट टू सॉल्यूट, दोनों का अगर प्योर स्टेट में सॉल्यूट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है और किसी भी एक का अगर मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम लोग उसके केस में टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। टोटल प्रेशर दिया हुआ है, किसी एक का पार्शियल प्रेशर दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम लोग दूसरे का जो है वो पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है कि हम लोग इसके बेसिस पे हम लोग आसानी से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ लेट अस सी द ग्राफ। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग ग्राफ का कोशिश करेंगे। यहाँ पे ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। तो मेरे पास में जो इक्वेशन था P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू I1 और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू I2। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम ये दोनों इक्वेशन को मर्ज किए थे, तो हमने आपको एक ग्राफ पहले बताया था। हम लोग एक दूसरा ग्राफ यहाँ पे जो है वो आइडियल सॉल्यूशन का बनाने का कोशिश करेंगे। देखो कैसे बनेगा ये ग्राफ। सबसे पहले क्या करना है कि एक हम लोग इस तरह से, देखो ध्यान से समझना है। ओके, यहाँ पे हम लोग इस कंपोनेंट का अगर बात करते थे तो यहाँ पे P1 लिखते थे, यहाँ पे X1 लिखते थे और ये स्ट्रेट लाइन बनाते थे। उसी तरीके से अगर हम इधर से इसको भी लेना चाहते हैं तो एक लाइन हम इधर से कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख दिए है कि chi1 इज इक्वल टू 1, chi2 इज इक्वल टू chi1 इज इक्वल टू chi2 इज इक्वल टू, समझना किसी भी हम लोग ये चीज बताया हुआ है मैंने आपको कि chi1 प्लस chi2 जो होता है 1 के बराबर होता है। इफ chi1 इज इक्वल टू 1 देन chi2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम chi1 को 1 ले लिए तो यहाँ पे हम chi1 को क्या ले लेंगे 0, तो chi2 क्या हो जाएगा 1। ओके, तो अब हम लोग इसका जो है वो ग्राफ को समझते हैं कि ये ग्राफ कैसे निकलेगा, कौन सा किसके लिए कौन सा लाइन होगा, ये समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये हम लोग एक स्ट्रेट लाइन इधर से निकालेंगे और एक स्ट्रेट लाइन हम लोग इधर से निकालेंगे। ठीक है, अब इनिशियली देखो ये हमारा जो है वो x2 0 है, तो ये जो लाइन जाएगा ये हमारा किस कंपोनेंट के लिए होगा, ये हमारा 2 कंपोनेंट के लिए होगा, इसलिए हम लोग इसको जो है वो P2 लिखेंगे। ठीक है, और ये जो हम इस इधर वाले में देखो ये 1 कंपोनेंट 0 है, तो ये 1 कंपोनेंट हमारा जो है ये P1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि अगर हम लोग इसके बाद देखो क्या होगा कि हम लोग जो है वो इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो ये हमारा P टोटल हो जाएगा किसके बराबर, P1 और P2 के बराबर। ओके, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो x2 था मतलब 2 कंपोनेंट्स इनिशियली 0 था, तो ये 0 बढ़ते 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 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये अपना प्योर स्टेट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे P2 नॉट। इसी तरह से यहाँ पे ये 1 कंपोनेंट हमारा 0 है, ये आगे बढ़ता बढ़ता चला 1 पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा P1 नॉट। ये कंप्लीट जो हमारा ग्राफ बना है वो किसके लिए, फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। एक बार मैं फिर से बतलाता हूँ कैसे कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हम लोग 2 लाइंस को ऐसे करके खींच देंगे। एक हमने एक तरफ में रखना है पार्शियल प्रेशर, दूसरी तरफ में मोल फ्रैक्शन। जब हम x1 इज इक्वल टू 1 लेंगे तो x2 इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, फिर x1 इज इक्वल टू हम 0 लेंगे तो x2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये जो ग्राफ है वो इनिशियली यहाँ पे x2 0 है इसलिए ये 2 कंपोनेंट का होगा, ये इनिशियली 0 है इसलिए ये 1 कंपोनेंट का होगा, और ये 0 होगा तो बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये प्योर स्टेट पे चला जाएगा P2 नॉट, और ये अपने फिर प्योर स्टेट पे आ जाएगा P1 नॉट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो है वो देखते हैं इसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा जो है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने पहला लिखना है क्या कि द सॉल्यूशन which does not obey Rolle's law। जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता, जब ओबे नहीं करता तो कंसंट्रेशन मेंशन यहाँ पे करना कोई जरूरी नहीं है। द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे रोल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा हमारा क्या है कि अगर ये रोल्स लॉ को ओबे नहीं किया, समझिएगा, अगर ये रोल्स लॉ को ओबे नहीं किया इसका मतलब है कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू
chi1 जो हम लिखते थे और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू chi2 जो लिखते थे, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो इसके केस में हमको क्या करना पड़ेगा, ये क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब ये हमारा जो है वो P2 P1 इज नॉट इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 एंड P2 इज नॉट इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2। अगर ऐसा है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग कहेंगे कि वैसे जो वो जो सॉल्यूशन है दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो इसमें दो ही केस हो सकता है। एक केस वन हमारा क्या हो सकता है, केस वन इज P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट इंटू x1। और दूसरा केस हमारा जो है, दूसरा हमारा क्या केस हो सकता है कि P1 इज लेस देन P1 नॉट इंटू x1। तो जब ये P1 ग्रेटर देन हो जाए P1 नॉट इंटू x1 से, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे भी डिटेल में, ये हमारा कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा हमारा जो है P1 इज लेस देन P1 नॉट इंटू x1 हो जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। ओके, तो फर्स्ट हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या पढ़ा कि द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे रोल्स लॉ, दैट इज P1 इज नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, P2 इज नॉट इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2। केस वन क्या होगा हमारा यहाँ पे केस वन और केस टू दो केसेस हो सकता है। क्या हो सकता है भाई कि पहला केस हमारा होगा कि अगर इक्वल नहीं हुआ तो दो ही केस हो सकता है, या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा। तो अगर ये P1 ग्रेटर देन P1 नॉट इंटू x1 है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। किससे? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। और फिर ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। दूसरा हमारा जो है वो क्या हो जाएगा P1 इज लेस देन P1 नॉट इंटू x1, ये क्या होगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि इसका हम लोग सेकेंड पॉइंट कि हमने फॉर द आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर हम लोग पढ़ेंगे डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ non-ideal solution some heat is absorbed or released, some heat is absorbed or released। अब किसमें जो है वो absorb होगा, किसमें रिलीज होगा, वो सब हम लोग आगे जो है वो डेविएशंस में पढ़ेंगे। थर्ड हमारा क्या केस बनेगा इसमें कि इस प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसके केस में हमारा जो है वो कुछ हीट एनर्जी को सिस्टम एब्जॉर्ब भी कर सकता है, कुछ हीट एनर्जी को रिलीज भी कर सकता है। थर्ड हम लोग देखो क्या देखते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि डेल्टा वी मिक्सिंग, अब यहाँ पे देखो कि ये डेल्टा वी मिक्सिंग जो है इसका दो केस हो सकता है। डेल्टा वी मिक्सिंग ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। सिमिलर टू दैट वन, जैसे डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव, अगर ये एब्जॉर्ब हुआ तो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, और अगर ये रिलीज हुआ तो डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ एंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच नेगेटिव हुआ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इसके फोर्थ वाले केस में हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे कि अगर हम फोर्थ केस का बात करते हैं तो भाई हमारा जो है वो क्या होगा AA प्लस BB का जब हम रिएक्शन लिखते हैं, प्रोडक्ट हम बनाते हैं 2AB, तो जो इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन बिटवीन द A एंड B इज नॉट सेम एज दैट ऑफ AA एंड BB। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरैक्शन इज नॉट सेम। अगर ये इंटरैक्शन सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि ये दो केस हो सकता है, या तो ये वीकर हो जाएगा और या फिर ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। आइडियल केस में हम लोग देखे थे कि इंटरैक्शन सेम था। नॉन आइडियल केस में हम लोग क्या देखेंगे कि इंटरैक्शन इज नॉट सेम, आइदर इंटरैक्शन बिकम्स वीकर और बिकम्स स्ट्रॉन्गर। ओके, तो लेट अस सी सम एग्जांपल। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जो है वो नॉन आइडियल के हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल होगा। इसका कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, नाम दे देगा और पूछेगा कि बताइए जो है वो MCQ में भी और डायरेक्ट क्वेश्चन में भी कि गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए मोस्टली अल्कोहल के साथ जब हम किसी को मिलाते हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है। तो जैसे हमने लिखा C2H5OH प्लस H2O, एसीटोन प्लस CH2। ओके,
HCl प्लस HNO3, HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर। तो ये सब हमारा जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा, और हम इस जो है वो एक बार पूरा सेट भी बतलाएंगे कि कौन कौन सा एग्जांपल आइडियल का है, कौन कौन सा नॉन आइडियल, नॉन आइडियल में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, जितने भी एग्जांपल एक साथ मैं पूरा लिख दूंगा और छोटा सा उसका मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, तो ये इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, ये सब जो एग्जाम्पल हुए ये सब हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पॉजिटिव सॉल्यूशंस शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन एंड सॉल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन।